बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। हमारा आज का लेसन जो है लेसन नंबर 38 FIN 630 बल्कि 39 30 40 हम तीनों एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे आज। अच्छा, हमारा पहला टॉपिक है जी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हमारे पास आता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, एक पोर्टफोलियो बनाने लगे हैं, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए दो चीज़ें हमें मद्देनजर रखनी होती हैं। एक हमारी रिटर्न रिक्वायरमेंट है कि हमें रिटर्न कितना चाहिए। अब रिटर्न और रिस्क 2 पैरेलल चलते हैं। अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं तो रिटर्न भी ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा। तो हम फिर पोर्टफोलियो बनाते हैं इस लिहाज से कि हमारा रिटर्न भी मैक्सिमाइज़ हो और रिस्क भी मॉडरेट रहे। ठीक है, मिनिमाइज़ तो नहीं हम कर सकते लेकिन मॉडरेट तक एक हद तक रिटर्न रहे, रिस्क रहे और उससे हम अच्छा रिटर्न अर्न कर लें। इसी चीज़ को हमें पीछे मार्कोविच प्रिंसिपल में पढ़ा था कि हमने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की बात की थी। सॉरी, फ्रंटियर लाइन की बात की थी, एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन कि जो हमारा बेस्ट पोर्टफोलियो है, जो उस लाइन को टच होके गुजरता है सीएमएल लाइन को, तो वो हमारा बेस्ट पोर्टफोलियो है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं कि हमें रिटर्न कितना चाहिए और रिस्क हम कितना बियर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हम कुछ कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं कि हमारी लिक्विडिटी पोज़ीशन क्या है? कितना हम यानी कि अपने क्या इन्वेस्टमेंट किस तरह की कर सकते हैं? हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे पास कैश स्पेयर है जो हमें किसी काम का नहीं है। हम 5 साल, 10 साल तक भी उसको इन्वेस्ट कर दें तो हमें परेशानी नहीं है। टाइम हॉरिज़न हमें देखना है कि हम कितनी देर की इन्वेस्टमेंट को बियर कर सकते हैं। जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट इस काबिल है? आप किसी बैंक में 10 साल की इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी कंपनी में 10 साल की इन्वेस्टमेंट करें तो वो कंपनी डूबने के चांसेस भी हो सकते हैं। और अगर बैंक से रिटर्न कम आएगा, कंपनी से रिटर्न ज़्यादा आएगा, फिर हमें कंपनी की वर्थ को देखना है कि क्या कंपनी वाक़ई में 10 साल टाइम गुज़ारेगी कि नहीं गुज़ारेगी। फिर लॉज़ और रेगुलेशंस हैं कि किसी भी कंट्री के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज़ किस तरह के हैं और टैक्सेस किस लिहाज से हैं। यूनिक प्रेफरेंस सर्कमस्टांसेस के कुछ एडिशनल सर्कमस्टांसेस, कंपनी की पोज़ीशन, कंपनी की वर्किंग, कुछ वैसे जनरली आपकी प्रेफ़रेंसेस कि आप किसी को प्रेफ़र करते हैं या नहीं करते, ये चीज़ है। इसके अलावा उसने 4 फ़ेजेज़ बात की है कि जो इन्वेस्टमेंट के फ़ेज़ है, इंडिविजुअल कैन कंपोज़िट ऑफ दिस स्टेजेस एट सेम टाइम। 4 स्टेजेस आर। समटाइम वो चारों स्टेजेस कंपोज़िट कर लेता है और समटाइम कुछ-कुछ हो अर्ली लाइफ़स्टाइल साइकिल में, अर्ली स्टेज में हम एक्यूमुलेशन फ़ेज़ में होते हैं, जहाँ पे हम बड़े-बड़े रिस्क भी ले लेते हैं। ये कह लें कि इनिशिएटेड होता है जब इंसान अभी कह लो कि जवानी में कदम रख रहा है, तो अगर उसके पास है पैसा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा डूब भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बड़े-बड़े रिस्क लेता है। कंसल्टेशन फ़ेज़ वो फ़ेज़ होती है जो उसकी मिड लेट करियर होता है कि उसने करियर के 5-7 साल गुज़ार लिए हैं, वो मैच्योरिटी लेवल उसका एनहांस हो चुका है। उसे अंदाज़ा है, अब वो रिस्क सोच समझ के लेता है। वो मॉडरेट रिस्क लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। स्पेंडिंग और यहाँ पे उसके खर्चे नहीं हैं। स्पेंडिंग फ़ेज़ है जब उसकी शादी समझी हो गई है, अब उसके खर्चे बढ़ गए हैं, ठीक है? तो उसके पास जो एसेट्स उसने बनाए थे प्रीवियस, वो एसेट भी उसके अपने खर्चों को मीट करने के काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो मॉडरेट लेवल के रिस्क को एक्सेप्ट करता है, ठीक है? लेकिन कोशिश करता है कि कम रिस्क ले। लो पोज़ीशन और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। उसकी पोज़ीशन लो हो जाती है और इसको कम करने की कोशिश करता है। गिफ्टिंग फ़ेज़ भी सेम स्पेंडिंग फ़ेज़ है, लेकिन इसके ये फ़ेज़ कह लें कि जब उसकी औलाद जवान होने लग गई, अब उसकी गिफ्टिंग का टाइम आ जाता है, रिश्तेदारों के साथ लेन-देन, बच्चों को प्रॉपर्टी या बच्चों को इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पेमेंट करना, तो इस तरह गिफ्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है? इसके बाद वो उनको टाइम्स को इन्फ्लेशन, कंसोलिडेशन ये सारी चीज़ें वो अलग-अलग एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है? हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आएँगे ये मैक्रो एक्सपेक्टेशनल फैक्टर्स और माइक्रो एक्सपेक्टेशनल इन्फ्लुएंसेस। एक्सपेक्टेशनल फैक्टर्स कौन-कौन से हैं? दीज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मार्केट ऑफ बॉन्ड, स्टॉक एंड अदर एसेट्स ऑन बोथ ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बेसिस। दीज़ एक्सपेक्टेशंस अबाउट द कैपिटल मार्केट। आप कैपिटल मार्केट के हवाले से कुछ अगर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे पैसे आ जाएँगे, ये जो भी मामलात होंगे, ये मैक्रो एक्सपेक्टेशन फैक्टर्स होते हैं। माइक्रो कौन से होते हैं? दीज़ फैक्टर्स इन्वोक द कॉज़ एजेंट that underline the desired return and risk estimated and influence the selection of particular asset। यानी कि आप मार्केट से बाहर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी एजेंट के थ्रू या एजेंट आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, तो आपके अब एक्सपोनेंशियल इन्फ्लुएंसेस माइक्रो हो जाते हैं। ठीक है? आपको पता है कि बीच में एक बंदा है, उसके भी पैसे हैं, वो केयर करेगा, वो प्रॉब्लम हमारे पैसे नुकसान नहीं होगा। जिस तरह ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये माइक्रो एक्सपेक्टेशंस में आते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिस्क एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन डिसीजन इन्वॉल्व डिसाइडिंग द परसेंटेज ऑफ
इन्वेस्टेबल फंड्स टू बी प्लेस्ड इन स्टॉक बॉन्ड्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आप कितनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितनी बॉन्ड में करते हैं, कितनी कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं कि जो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश हो, ये आपके डिपेंड करता है। इसका डिसीजन लेना कि किस हद तक आप डिसीजन लेते हैं। तो अल्टीमेटली आपके एक चीज़ ये है, आप रिस्क अवर्स हैं, रिस्क टेकर हैं, इस चीज़ पे भी होता है। ठीक है। फिर आप अपनी लिक्विडिटी को मद्देनजर रखते हैं कि आपको कितना लिक्विड कैश चाहिए होता है। जितना ज़्यादा चाहिए होगा उतना कैश इक्विवेलेंट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। जितना कैश आपको लिक्विड कैश कम चाहिए उतनी आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी। उसके बाद दो तरह के टाइप्स हैं एसेट एलोकेशन की। इन टाइप्स को सिर्फ स्ट्रेटेजी एसेट एलोकेशन, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, सिर्फ नाम काफ़ी हैं। ठीक है, इनकी डिटेल में हमें जरूरत नहीं है। फर्दर हम चलेंगे रीबैलेंसिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं जरूरत है इनकी। जी लेसन नंबर 39 में बात करेंगे सम फैक्टर्स टू कंसीडर इन मेजरिंग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस में कौन कौन से फैक्टर जो है उनको मेजर करने के लिए कंसिडर किए जाते हैं। उसमें रिस्क लेवल्स हैं, टाइम पीरियड्स है। ठीक है, ये दो बेसिक हैं कि आप किस हद तक रिस्क बियर करते हैं। बेस्ड ऑन आवर डिसीजन थ्रू दिस टेक्स्ट ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ दैट अंडरलाइज ऑल इन्वेस्टमेंट एक्शंस, वी कैन legitimately say relatively little about growth परफॉर्मेंस। आप अपने रिस्क को देखते हैं, ट्रेड ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को देखते हैं कि हमारा रिस्क लेवल किस तरह का चल रहा है, हमारी परफॉर्मेंस उस मुताबिक चल रही है, हमारे रिटर्न्स हमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर टाइम पीरियड्स को आप देखते हैं कि मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में जो आपकी रिटर्न्स हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपका पोर्टफोलियो है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर आप उसको कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ बेंचमार्क के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आपने को पोर्टफोलियो बनाया है तो किसी बेंचमार्क को मद्देनजर रखते हुए बनाया। अब बेंचमार्क पहले नंबर पे क्या होता है? बेंचमार्क कह लें कि आप कोई एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है कि इतना कोई पोर्टफोलियो बनाए तो इतनी अगर परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो के है तो आपका पोर्टफोलियो ठीक परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसको बेंचमार्क कहेंगे। उसके बाद आ जाएगा अदर कंसिडरेशन जो नहीं है, रिस्क एंड रिटर्न में ये रिटर्न, डॉलर वेटेड, टाइम वेटेड रिटर्न। जी और इसमें कोई खास चीज़ नहीं है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 40 पे चलते हैं। लेसन नंबर 40 में हमारे पास डेरिवेटिव एसेट्स हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लेसन नंबर 40 को हम अलग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको 39 तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।